इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन आयोग, और हिंदी में क्या कहते हैं, चुनाव आयोग। तो आज हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ, ठीक है। निर्वाचन आयोग क्या है, ठीक, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, या चुनाव आयोग से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अभी तक जब से चुनाव आयोग का गठन किया गया है तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग में मतलब चुनाव में सुधार अपनाने के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है, ठीक है। कौन से संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, संविधान के 15वें भाग में, ठीक। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का गठन के वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, ठीक। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 324 से 329 तक है, ठीक है। चुनाव आयोग का भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक, ठीक। अनुच्छेद 324 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सकें इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में, ठीक है, चुनाव जो है निष्पक्ष ढंग से हो सकें, चुनाव किस ढंग से हो सके, निष्पक्ष ढंग से हो सके, इसके लिए संविधान में क्या किया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। किसका, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी कि निर्वाचन आयोग है वो क्या है, संवैधानिक संस्था है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। उस मतलब निर्वाचन आयोग पर किसी भी का कोई दबाव नहीं है, कोई भी संस्था इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया, तो ये एक संवैधानिक संस्था भी है, ठीक है। संविधान के कौन से भाग में, 15वें भाग में, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक। तो अनुच्छेद 325 क्या कहता है, अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नामावली से सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 325 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 326 क्या कहता है, लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव व्यस्त मताधिकार पर होगा, ठीक है। जैसे हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, वो क्या होंगे, व्यस्त मताधिकार पर आधारित होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो व्यस्त मताधिकार था वो कितने वर्ष का था, व्यस्त मताधिकार की जो उम्र थी वो कितनी मानी गई थी, 21 वर्ष को मानी गई थी, ठीक है। किसको, 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में, ठीक है, 1961 में 21 वर्ष को घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और 18 वर्ष को वयस्क मान लिया गया। तो उसके बाद से 1989 के बाद से 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मान लिया गया और मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। उससे पहले क्या था, 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। तो अब अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधान संसद जो है मतलब संसद प्रत्येक सदन के लिए राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है, ठीक है। निर्वाचन के संबंधी विधि कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। और यह अधिकार कौन देता है, संविधान यह अधिकार देता है आर्टिकल 327 के तहत, ठीक है। अब अनुच्छेद 328 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल राज्यों से संबंधित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएंगे, ठीक है। एक तो संसद जो है वो भी संसद के जैसे लोकसभा चुनाव के लिए और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि 328 में राज्य विधानमंडल जो है, राज्य की विधानसभाएं जो हैं वो राज्य से संबंधित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएंगी, ठीक है। परंतु अगर इनमें कोई टकराव है, ठीक है, अगर इनमें कोई टकराव है या कुछ वो इनमें कोई भी आपस में प्रतिकूल है तो किसका मान्य होगा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि का मान्य होगा, ठीक है। संसद द्वारा बनाई गई विधि मानी जाएगी, उस संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो माना जाएगा। राज्य विधानमंडल का कानून लागू नहीं होगा। उस स्थिति में अगर संसद सहमत है तो राज्य विधानमंडल अपना कानून लागू कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 329 के तहत क्या है कि अनुच्छेद 329 कहते हैं निर्वाचन मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। यानी कि निर्वाचन संबंधी मामले जो हैं उसमें हमारी न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब पूर्ण अपने आप में सुपर पावर है ये अपने, ठीक है। इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है निर्वाचन आयोग के ऊपर। निर्वाचन आयोग का गठन देखते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था, निर्वाचन आयोग का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था, ठीक है। 1950 में किया गया था, 1950 में किया गया था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। और इसीलिए 25 जनवरी को ही हम क्या बनाते हैं, 25 जनवरी को ही हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस, ठीक है, मतदान दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारे निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1989 में जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी उस समय तक क्या था, उस समय तक चुनाव आयोग एक सदस्य था, ठीक है, सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1989 में चेंज करके चुनाव आयोग को बहुसदस्य बना दिया गया, ठीक है, बहुसदस्य बना दिया गया। यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक चीफ होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है।
2 अन्य चुनाव आयुक्तों में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, जो 1989 के बाद लागू किया गया, ठीक है, जिसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयुक्त की और चीफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब देखेंगे इनका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। तो जो चुनाव आयोग होता है उसके आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो। लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं उनके अधिकारियों का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ठीक है, या तो 6 साल पहले हो जाए या फिर 62 वर्ष पहले हो। और जो निर्वाचन आयुक्त है उसके कितने हैं? 6 वर्ष और 65 वर्ष है, ठीक है, जो भी पहले हो। और वो अपनी सहमति से तो त्याग पत्र दे ही सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है, वरना इनको अगर पद से हटाया जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें पूर्व संसद की सहमति से राष्ट्रपति जी हटाएंगे, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें संसद की सहमति आवश्यक है, पूरी संसद की विशेष बहुमत के द्वारा, और फिर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। अन्य आयुक्तों को कार्यकाल से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा इन्हें कोई नहीं हटा सकता, ठीक। और शपथ आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कोई भी शपथ का प्रावधान नहीं है संविधान में, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य, तब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, ये तो पता ही है कि लोकसभा के विधानमंडल, विधानसभा के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव नामावली तैयार करती है और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करती है, ठीक है। ये तो दे रखा है आर्टिकल 324 में, ठीक। सेकंड कार्य क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी प्रत्येक 10 वर्ष की जो जनगणना होती है, 10 वर्ष बाद, तो क्या करेगा? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, ठीक है। परिसीमन क्या करेगा? मतलब कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद वो उन क्षेत्रों को देखेगा, उनकी जनसंख्या का आकलन करेगा, ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा, विधानसभा की सीट जो है उनका आकलन करेगा, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद। और परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था, ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। तीसरा मेन पॉइंट क्या है? राजनीतिक दल के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करता है, ठीक है। तो जो भी राजनीतिक दल है तो चुनाव से पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। वो कौन जारी करता है? वो चुनाव आयोग ही करता है। और चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत क्या क्या होता है? अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार किसी नई योजना को लागू नहीं कर सकती, ठीक, ना तो सरकार किसी योजना को लागू कर सकती है और ना ही कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति स्थानांतरण करेगी, ठीक है। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद सरकार ने तो कोई नई योजना को लागू कर सकती है, न ही किसी कर्मचारी को नियुक्ति कर सकती है और न ही किसी कर्मचारी का ट्रांसफर वगैरह कर सकती है, ठीक है। दूसरा, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर प्रचार कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भी मतदान केंद्र होता है उसके 100 मीटर के अंदर प्रचार कार्य नहीं होता है। धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है आचार संहिता में? नेताओं द्वारा मतदान व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, रुपया, दारू, वस्त्र आदि नहीं बांटा जाएगा, वो भी एक अपराध है, ठीक। आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 एवं आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, इन्हें अपराध माना जाएगा, ठीक है। उपचुनाव का संचालन करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें कोई भी चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ठीक है। चुनाव तिथियों की घोषणा करना एवं चुनाव की व्यवस्था करना। तो चुनाव तिथियों की घोषणा और चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। चुनाव संपन्न करना, घोषणा करना, ठीक है। तो ये इसके थे मुख्य कार्य जो चुनाव आयोग को करने पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो क्या है? आम चुनाव की अधिसूचना जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, मतलब संसद के कहने पर राष्ट्रपति आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, उसके बाद ही आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा की जाती है, यानी आयोग ये डिसाइड करता है कि मतदान कब से कब तक किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो भी नॉमिनेशन भरा जाता है, जैसे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का नॉमिनेशन पर्चा भरने का समय सामान्यतः 8 दिन का होता है एवं उसकी जांच एवं वापसी का समय के लिए अधिकतम 2 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चुनाव प्रचार के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। कितने दिन का? 14 दिन का समय दिया जाता है। और चुनाव के दिन से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले, चुनाव के 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, ठीक है। एक टर्म होती है जमानत जब्त होना। तो जमानत जब्त का मतलब क्या होता है? जमानत जब्त का मतलब ये होता है कि जितने भी वोट पड़े हैं किसी एरिया से, ठीक है, उसमें अगर किसी उम्मीदवार को 1/6 से भी कम वोट प्राप्त होते हैं, कुल वोटों के 1/6 से भी कम वोट प्राप्त होते हैं, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अर्थात जो भी लोकसभा विधानसभा के लिए जमानत राशि सरकार द्वारा तय की जाती है, ठीक है, 25,000, 10,000 है, जो भी, वो अगर उस उम्मीदवार का 1/6 वोट नहीं ले पाता है वो कुल वोटों का, तो उसकी जमानत राशि जो है जमा हो जाती है, ठीक है, उसको कुछ भी रिफंड नहीं दिया जाता। और मेन एक और इम्पोर्टेंट कि राज्य के लिए जो भी ये होते हैं पंचायतों के चुनाव, ठीक है, नगर पालिकाओं के चुनाव, इनसे चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। इसके लिए स्टेट जो है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक।
समय समय पर चुनाव आयोग को सुधार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी समितियां हैं वो? सबसे पहले बनाई गई थी तारकुंडे समिति 1974 में, ठीक है। ये इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय हो, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सदस्य हों, ठीक है। तभी तो 1989 में एक सदस्य से बहुसदस्य बना दिया गया था, ठीक है। सेकंड क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति 1990, ठीक है। क्वेश्चन कई बार सीधा था कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से, ठीक है, चुनाव सुधारों से संबंधित है। तीसरी है वोरा समिति 1993 में। इसने क्या किया था? इसने राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। जो भी बूथ कैप्चर वगैरह हैं उनके ऊपर ये अपराधीकरण पर रिपोर्ट तैयार की थी। चौथी जो समिति थी वो थी इंद्रजीत समिति, ठीक है, 1998 में, और रिपोर्ट इन्होंने 2000 में दी थी। और ये इन्होंने क्या कहा था कि चुनाव खर्चों पर रिपोर्ट दी थी। चुनाव में जो भी खर्च होता है सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, ठीक है, उस पर रिपोर्ट दी थी इंद्रजीत समिति ने। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोरा समिति, इंद्रजीत समिति, ये सब किससे हैं? चुनाव सुधारों से संबंधित समिति हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि चुनाव आचार संहिता जो है वो सर्वप्रथम कब से लागू की गई थी? अब चुनाव आयोग का गठन तो 1950 में हो गया था, ठीक है, लेकिन और बहुसदस्य कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था, ठीक है। चुनाव के लिए जो आचार संहिता लागू की जाती है वो कब की गई थी सबसे पहले? तो चुनाव के लिए आचार संहिता 1971 में लागू की गई थी सबसे पहले, ठीक है। और 5वें आम चुनाव यानी कि लोकसभा के 5वें चरण में, ठीक है, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जारी की गई थी 1971 में, 5वें आम चुनाव में जारी की गई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है, ठीक है। ये अभी हाल ही में अप्रैल में इनकी नियुक्ति की गई है, सुशील चंद्रा की नियुक्ति की गई है। और ये कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं? 24वें, ठीक है, ये 24वें चुनाव आयुक्त हैं। और इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। इससे पहले जो 23 नंबर पे थे वो कौन थे? सुनील अरोड़ा, ठीक है। नाम दोनों का ऐसे है तो कन्फ्यूज मत होना, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है? सुशील चंद्रा। और जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? निर्वाचन आयुक्त, तो निर्वाचन ये तो है सुशील चंद्रा, क्या है? चीफ निर्वाचन आयुक्त। और ये है निर्वाचन आयुक्त कौन? राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार। इन्होंने 1 सितंबर 2020 को भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला था, ठीक है। तो इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो वर्तमान में कौन हो गया? सुनील चंद्रा और श्री राजीव कुमार, ठीक है। सुशील चंद्रा और श्री राजीव कुमार, ठीक है। ये है सुनील अरोड़ा जो 23वें थे। तो ये है कुछ चुनाव आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।